हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भूगोल की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम अक्षांश रेखा के बारे में बताए थे। भूगोल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी में क्या होता है कि जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो आप इसका अर्थ आसानी से लगा सकते हैं कि ज्योग्राफी ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया है। यानी जिस विषय में पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया है उसी को ज्योग्राफी कहा जाता है। इसके तहत एक और सिद्धांत है कि ज्योग्राफी हमें बताता है कैसे, क्यों और कहाँ। ये तीन शब्द जो है कैसे, क्यों और कहाँ, यानी कोई भी चीज़, जैसे हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई और कहाँ हुई ना। तो अगर इधर से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर शुरुआत करेंगे तो हिमालय कहाँ है, हिमालय वहीं पर क्यों है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये जो है कैसे, क्यों और कहाँ जो शब्द है इससे ही भूगोल का वर्णन होता है। तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो हमें बताता है कि मानव की उत्पत्ति या मानव की प्रकृति के साथ कहाँ, क्यों और कैसा संबंध रहा है। यानी मानव का जो है प्रकृति के साथ हमेशा संबंध रहा है और उसी संबंध को दर्शाने के लिए हम भूगोल को पढ़ते हैं। यानी मानव और प्राकृतिक दोनों को साथ में अगर लेकर चलेंगे तो वही भूगोल का विषय है। तो इसी आधार पर भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। भूगोल का ऐसे बहुत सारे भाग हैं लेकिन मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है भौतिक भूगोल, दूसरा का कहा जाता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत यही पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब जितने प्राकृतिक चीज़ की बात होगी तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। और भौतिक भूगोल किस प्रकार मानव को प्रभावित करती है, यानी जैसे हम बात करते हैं कि मध्यकाल में दिल्ली ही जो पूरे देश की राजधानी क्यों है, अभी भी है दिल्ली राजधानी, लेकिन दिल्ली सल्तनत का विकास क्यों, दिल्ली ही केंद्र क्यों माना गया, क्योंकि दिल्ली का ऐतिहासिक विकास है, दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ था। अंग्रेज ने कोलकाता को ही अपनी मूल रूप से कोलकाता में ही सबसे पहले राजधानी बनाया था। वो क्यों बनाया था, इसलिए बनाया था कि कोलकाता के जस्ट नज़दीक में जो है छोटा नागपुर का पठार है और जो क्या है कि धात्विक खनिज हो गया, वो बहुत सारे खनिजों का वो भंडार है, जिसके चलते वो क्या किया कि कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया। ऐसे वो चाहता तो बम्बई को भी राजधानी बना लेता, लेकिन बम्बई को राजधानी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बम्बई जहाँ स्थित है वो दक्कन का पठार है और दक्कन लावा से जो निर्मित हुआ वो आधुनिक पठार है। क्या है कि खनिज तत्वों की संभावना ही नहीं है। तो जहाँ खनिज, उस समय आप जानते होंगे कि पुनर्जागरण के बाद जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो औद्योगिक क्रांति में सबसे ज़्यादा खनिज की ज़रूरत थी, जो खनिज कहाँ से, छोटा नागपुर पठार जैसे स्थल से ही मिल सकती थी, तो इसलिए कोलकाता को राजधानी बनाया था। तो क्या करता है कि भौतिक भूगोल मानव को प्रभावित करता है। तो भूगोल किस प्रकार मानव को प्रभावित करता है इसके आधार पर हम लिखेंगे, तो ये मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, देखिए जनसंख्या बढ़ने का अपना अपना अथी है। भूगोल के अनुसार क्यों बढ़ रही है, क्योंकि भूगोल ही क्या करता है कि बहुत सारे समाज के बहुत सारे भाग को प्रभावित करता है। जैसे भाषा की हम बात कर लें तो भाषा का विकास आप मूल रूप से देखेंगे कि उत्तरी भारत की जितना भी भाषा देखेंगे तो ये क्या है, लगभग हिंदी से समानता रखती है। लेकिन उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत से शुरू में मेल मिलाप नहीं होने के कारण वहाँ एक तमिल भाषा का विकास हुआ है और तमिल भाषा जो है
और तमिल भाषा के जितना भी सहायक, तमिल भाषा से जितना भी उत्पन्न हुआ, कन्नड़ हो गया, वो सब जितना भी भाषा है वो सभी भाषा हिंदी से बिल्कुल नहीं है। यानी आप हिंदी पढ़ के उसको समझ नहीं सकते हैं, लेकिन आप हिंदी पढ़ के, हिंदी हरियाणवी हो गया, पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ये सब थोड़ा समझ सकते हैं। लेकिन आप ये कहिएगा कि हिंदी पढ़ लिए और कन्नड़ सीख लेंगे, कन्नड़ जान लेंगे, तो ये संभव नहीं है। उर्दू का विकास भी भारत में ही हुआ है। तो ये क्षेत्रीय विभाजन के होने के कारण, क्योंकि पुराना ज़माना में कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले 7 कोस पे बानी, तो यानी 1 कोस जाने दूरी, उनका मानना था कि 1 कोस दूरी जानने के बाद क्या है कि पानी बदल जाता है, लेकिन 7 कोस दूरी अगर जाने के बाद आपको क्या होगा कि आपका बानी भी यानी बोली भी बदल जाता है। अभी आप भारत में बात करते हैं तो वहाँ में हमारी भारत को विविधताओं में एकता का भारत कहा जाता है। तो यहाँ संविधान की बात करें तो संविधान में 22 भाषाओं को जगह दिया गया है। तो 22 भाषा का विकास आखिर क्यों ऐसे हो गया, तो इसका भी भूगोल से संबंध रखता है। मानव कब कैसे रिएक्ट करेगा, कौन अक्षांशीय प्रदेश का मानव कैसा रिएक्ट करेगा, ये सभी भूगोल जरूर प्रभावित करता है। हमारा भारत जो है वो बहुत सारा यूनिक है, और इतना यूनिक है कि विश्व के सभी जितना भी उदाहरण है वो आपको भारत में मिल जाएगा। और अपवाद की बात भी किया जाए तो अपवाद भी भारत में मिलेगा, क्योंकि जिस अक्षांश पे भारत स्थित है, विश्व के किसी भी भाग में उस अक्षांश पर क्या होता है कि पश्चिम के तरफ से चक्रवात नहीं आती है, लेकिन भारत में आप देखेंगे पश्चिम के तरफ से भी चक्रवात आती है। अरब सागर से बराबर इस साल भी अरब सागर से चक्रवात उठी थी। तो भारत में क्या है कि विश्व का अपवाद ही भी है, और विश्व के बहुत सारे देशों से समानता रखता है, जो क्या है कि विश्व के दूसरे देश को देखिए और अपने भारत को देखिए, लगभग मिलता जाएगा, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ बहुत सारे जनों का विकास हुआ है, यानी बहुत सारे रेस नस्ल का भी यहाँ विकास हुआ है। तो सभी नस्ल यहाँ आपको बहुत काला से लेकर बहुत गोरा तक आदमी मिल सकता है, बहुत छोटा से लेकर बहुत लंबा तक आदमी मिल सकता है। तो यहाँ बहुत सारे प्रजाति फेंटा हुआ है, एक ही प्रकार का रेस का आदमी यहाँ नहीं है, इसलिए इसको विविधताओं में एकता कहा जाता है। तो भूगोल भी क्या करता है, मानव को प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ हो उसको भूगोल प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। जैसे जहाँ पानी की संभावना ज़्यादा हो, यानी आप उत्तरी भारत में रहते हैं तो उत्तरी भारत में खास करके उत्तरी पूर्वी भारत में पानी की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ क्या करेगा, जब भी आदमी भोजन करेगा तो उसमें उसका भोजन टाइप भी अलग हो जाएगा, वस्त्र भी अलग होगा। दक्षिण भारत में क्या होता है कि पानी की संभावना कम होती है, आर्द्र मौसम ज़्यादा होता है, तो वहाँ क्या होता है, वाष्प ज़्यादा बनता है, तो वहाँ द्रव की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए उसको। तो द्रव ज़्यादा होने के कारण वहाँ आप देखिएगा कि भोजन में अधिकतर द्रव पदार्थ लिया जाता है। जैसे आप ऊपर की ओर जैसे ही बढ़ते जाएंगे, जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ठंड पड़ने के बाद क्या होता है कि उसको पानी की ज़्यादा नहीं आवश्यकता पड़ती, उसको सिर्फ भोजन चाहिए, वो भी मसालेदार भोजन। तो क्या करता है कि ये ठंडा प्रदेश ही क्या करता है कि मांस का सबसे बड़ा विक्रेता होता है। तो भूगोल क्या करता है कि आपके जीवन को भी प्रभावित करता है, बहुत सारे चीज़ को प्रभावित करता है। जैसे कुछ दिन पहले ये यूपीएससी के एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि हरियाणा में लिंगानुपात, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य में जो शिक्षित राज्य हैं वो उसमें लिंगानुपात कम क्यों है। ये आप जवाब खोजिएगा तो कौन किताब में नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा दूर कीजिएगा, भूगोल से उसको जोड़ के देखिएगा तो भूगोल में उसका जवाब मिलता है। क्योंकि कृषि का कार्य जो है वो शुरू से ही मर्द करते आ रहा है, और जिस घर में खेती होती है, कृषि होती है, तो वहाँ जितना भी लड़का होता है, लड़का का डिमांड जाता है, क्योंकि लड़की को कोई कृषि कार्य में नहीं लगाना चाहता, वो चाहता है कि वो घर का ही काम करे। क्योंकि जैसे एक लड़की की शादी किसी बड़े से घर में हो गया, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा लड़की का शादी जो बहुत बड़े घर में हो, तो वो ऐसा घर है कि जहाँ उसको काम करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो खाना बनाएगी या घर में ही रहेगी।
तो कृषि कार्य में जैसे ही नहीं जाएगी तो वहाँ लड़की का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि मानव हमेशा फ़ायदा को देखता है। तो जो उसके लिए सही रहेगा, जो कमा के देगा, जो कृषि कार्य में लगेगा, उसी को वो चाहता है। इसलिए लड़का पैदा करने की संभावना ज़्यादा बनती है, और लड़की को कोई नहीं चाहता कि लड़की हमारे घर में पैदा हो। और बहुत सारे रीज़न है, लेकिन भौगोलिक रूप से यही रीज़न है कि कृषि कार्य में लगे होने के कारण आप देखेंगे कृषि कार्य में अधिकतर लगने वाले जितना भी मजदूर हो या कोई भी किसान हो, वो सब मर्द ही होता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ कृषि का विकास होगा वहाँ वहाँ संकुचित जीवन होगा, यानी सोच भी संकुचित होगी, और वहाँ महिला का लिंगानुपात कम होगा। लेकिन अभी सुधार हो रहा है। जैसे जहाँ कृषि का विकास नहीं है, द्वितीयक है, यानी आप देखेंगे सेक्टर की बात किया जाए तो सेक्टर बांटा जाता है 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। चतुर्थ भी होता है, पंचमी भी बनाया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जहाँ भी होगा, यानी जहाँ ईश्वर से हमें कुछ प्राप्त होता है, प्राकृतिक से प्राप्त होता है, तो वहाँ क्या होता है कि धर्म की विकास होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और धर्म की दिखावट भी बहुत ज़्यादा होगी। यानी जैसे आप मान लीजिए कि आपका खेत में आप धान, अभी सीजन चल रहा है और धान का अच्छा फसल है, और उसी समय बाढ़ आ जाए। बाढ़ आने के बाद, या मान लीजिए कि धान पूरा एकदम लगा हुआ है, धान आप कटने वाला ही है, और उसी समय क्या हुआ कि बहुत सारे टिड्डे का एक समूह आ गया और धान के जितना भी खोखा बना दिया पूरा। तो उस समय क्या होगा? टिड्डा के समूह को आपको रोकना आपके बस की बात नहीं है। या गेहूँ लगा हुआ है, बहुत सारा गेहूँ है लगा हुआ, बहुत अच्छा फटा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? काटने वाले हैं, उससे पहले क्या हुआ कि पत्थर ओला बरस गया, और ओला बरसने के बाद क्या हुआ? ओला आपके बस का बात है नहीं कि आप ओला को रोक पाइएगा। तो ओला को जैसे ही आप नहीं रोक पाइएगा तो आपका एक ही सहारा होगा, वो भगवान हो, खुदा हो, गॉड हो, तो आप उसी को मानिएगा। तो यहीं से धर्म का विकास बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखिएगा जहाँ भी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रहेगा वहाँ धर्म का विकास बहुत ज़्यादा होगा और धर्म को ज़्यादा मानेगा आदमी। लेकिन जैसे ही द्वितीयक क्षेत्र की बात हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग की बात होती है। उद्योग की जैसे ही बात हो जाएगी वैसे ही क्या होगा कि भगवान की संभावना कम हो जाएगी। तृतीय क्षेत्र आते आते धर्म की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। तो ये सबसे संभावना है, और भूगोल सभी को प्रभावित करता है। इसलिए हम भूगोल, मानव भूगोल के अंतर्गत वही देखेंगे कि मानव को किस प्रकार हमारा भूगोल प्रभावित करता है। हम जो है इरेटोस्थनीज, ये वो नाम लिख लिए, हिकेटियस और हम्बोल्ट, ये 3 नाम आपको मिलेगा जनक के रूप में। अब किसको क्या कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज जो है सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए बहुत सारे विद्वान, अधिकतर विद्वानों का मानना है कि ये भूगोल के पिता हैं, यानी भूगोल के जनक हैं। बहुत सारे विद्वान हिकेटियस को भूगोल का जनक मानते हैं, हिकेटियस को भूगोल का जनक मानते हैं। और हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक। यहाँ 3 को पिता है, ध्यान रखना है तीनों पिता में से कौन पिता को पूछा गया है। तो बहुत सारे विद्वान हिकेटियस को भी मानता है, इरेटोस्थनीज को एनसीईआरटी भी मानती है। तो इसलिए इसका आंसर आप इरेटोस्थनीज को ही लेकर चलिएगा, इसको भूगोल का जनक एनसीईआरटी मानती है। लेकिन बहुत सारे आप कहीं कहीं किताब में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हिकेटियस। आपको बराबर ये कन्फ्यूजन मिलते रहेगा कि कहीं हिकेटियस दिया हुआ है, कहीं इरेटोस्थनीज दिया हुआ है। तो ये कन्फ्यूजन हम आज दूर कर रहे हैं कि ये इसका कन्फ्यूजन कैसे पैदा हुआ, क्योंकि विद्वानों का मानना है, किसी को मान ले। आप ऐसे जानिएगा कि अधिकतर जो है किसी भी विषय का जनक है वो ग्रीक विद्वान ही होते हैं अधिकतर, या यूरोप का कोई होगा, क्योंकि
वहीं के द्वारा क्या हुआ, आधुनिक जितना भी सब्जेक्ट है उसका विकास वहीं के द्वारा किया गया था। इसलिए हम लोग उसी को अभी तक पढ़ते आए हैं। और भूगोल कोई भी विषय हो तो यूरोप सब दिन आगे रहा है, इसलिए हम उसका फॉलो करते अभी भी जा रहे हैं। हम अपने देश को भले महान बोल रहे हैं, लेकिन अब हम अभी भी यूरोप, पहले पुनर्जागरण के बाद से अभी तक हम यूरोप को फॉलो ही कर रहे हैं, अभी भी करते जा रहे हैं, क्योंकि वो सब बहुत आगे निकल चुका है। तो ये तीनों आप जनक के रूप में देख सकते हैं। और शब्द देख लीजिए आप कि द जियोग्राफी। द जियोग्राफी एक बुक है, इसका जो लेखक है वो टॉलमी है। और टॉलमी ने क्या किया था कि विश्व के नक्शे पर सबसे पहले भारत को दर्शाया था। द जियोग्राफी टॉलमी की रचना है, और टॉलमी के द्वारा क्या किया गया था, विश्व के नक्शे पर भारत को सर्वप्रथम बार भारत को टॉलमी ने ही दर्शाया था। उसके बाद आप हम्बोल्ट जी की बात करते हैं, तो हम्बोल्ट जी की किताब है जिसको कॉस्मोस कहा जाता है, कॉस्मोस। इसकी जो रचना है वो हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। तो ये मूल रूप से भूगोल का परिचय है। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भूगोल की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भौतिक भूगोल के जितना भी टर्म है उसको देखेंगे। जब तक भौतिक भूगोल को नहीं देखेंगे तब तक हमें मानव भूगोल समझ में नहीं आएगा। तो भौतिक भूगोल के जितना भी टर्म है वो अध्यायवार हम देखेंगे पूरी तरह से, उसके बाद हम मानव भूगोल की चर्चा करेंगे। हमारा कोशिश यही होगा कि आपका बुनियाद मजबूत हो। आप कोई भी एग्ज़ाम में पढ़ाई करने के लिए जाए या परीक्षा देने के लिए जाए तो आप उसका कच्चा खिलाड़ी ना रहें, इसके लिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम भौतिक भूगोल के मूल रूप से शुरुआत करते हैं, इसको साफ करने के बाद। तो हम ब्रह्मांड से शुरुआत करते हैं। इसका ब्रह्मांड नाम तो आप सुने होंगे इसका। नाम से आप परिचित हैं, ब्रह्मांड। पहले इसको यूनिवर्स कहा जाता था, अभी भी को कहा जाता है अब, लेकिन इसके जो शब्द उत्पत्ति होती है आज के सब्जेक्ट में तो उसको स्पेस कहा जाता है, और इस ब्रह्मांड का जिसमें वर्णन किया जाता है उसको स्पेस साइंस कहा जाता है। तो हम ब्रह्मांड, आप बचपन में कविता सुने होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो तारों का जन्म जो है कैसे हुआ, वो जो तारा था वही तारा का जन्म आज देखते हैं कि तारों का जन्म कैसे हुआ है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड देखते हैं। आप ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में सबसे जो प्रसिद्ध मत है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत आप कह सकते हैं। बिग बैंग सिद्धांत इसको दिया था जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे, और इसका व्याख्या जो किया था, इसके सिद्धांत का व्याख्या करने वाला था वेगनर। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या है? बहुत सारा सिद्धांत इसके ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में दिया गया था। आप उत्पत्ति लिख लीजिएगा। उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारा सिद्धांत दिया गया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। और बिग बैंग थ्योरी क्या था? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या था कि पहले जब शुरुआत हुआ था ब्रह्मांड का तो एक बिंदु पर स्थित था, यानी ये बिंदु ऐसा था कि इसमें बहुत घनत्व, अनंत घनत्व था और अनंत तापमान था। यानी अनंत घनत्व और तापमान होने के कारण इसमें क्या हुआ कि विस्फोट हो गया। विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, इसका कण जो है वो चारों तरफ फैल गया, पूरा कण फैल गया चारों तरफ। ये थोड़े दिन की बात नहीं, बहुत अरबों साल की बात हो रही है। अरबों साल मतलब समझते हैं ना, 100 साल नहीं, अरबों साल। तो अरबों साल पहले ये सब हुआ था।
ये सभी सिद्धांत है सिर्फ, रियल में क्या हुआ था आप जान सकते हैं कि मानव के बस की बात है नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो बिग बैंग थ्योरी दिया हुआ था, मतलब बिग बैंग की जब घटना हुई थी, एनसीईआरटी के अनुसार लिखा जाता है इतना अरब वर्ष पहले। इतना अरब वर्ष पहले ऐसा हुआ था। बिग बैंग थ्योरी को ही क्या कहा जाता है, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना। दोनों नाम इसी का है, घबराना नहीं है। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना हो या बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी लिखा हुआ रहेगा। तो ये इसका कहना था ये कि एक बिंदु पर केंद्रित था और विस्फोट के बाद चारों तरफ फैल गया, और ये हुआ था 13.7 अरब वर्ष पहले। इसकी घटना के बाद क्या हुआ कि बहुत सारा कण पूरा एकदम फैला हुआ है, स्पेस में एकदम फैला हुआ है। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वही जितना भी कण हुआ वो एक जगह जमा होना शुरू हो गया, अलग अलग जगह वो जमा होना शुरू हो गया, और जिसको निहारिका कहा गया। तो ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो ब्रह्मांड देख लेते हैं। तो ये विस्फोट होने के बाद क्या हुआ कि निहारिका क्या है, निहारिका का निर्माण, निहारिका है हाइड्रोजन गैस का बादल। आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस का बादल। इसी से क्या हुआ है, आकाश गंगा का निर्माण हुआ है। तो आप क्रमबद्ध लेकर चलेंगे तो ब्रह्मांड ऊपर में लिख सकते हैं आप, ब्रह्मांड के बाद आप लिख दीजिए आकाश गंगा। आप अपना मंदाकिनी का नाम लिख सकते हैं, मंदाकिनी। उसके बाद मंदाकिनी में सौर मंडल, और सौर मंडल में एक ग्रह है पृथ्वी। मिलियन आकाश गंगाओं के समूह को, यानी खरबों आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। अब इतना आकाश गंगा है, वैज्ञानिक का बस की बात नहीं अभी तक गिनती कर पाया है, उतना आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो उस मंदाकिनी में एक मंदाकिनी अपना है, ये मंदाकिनी ना, आकाशगंगा में जितना भी मंदाकिनी है उस मंदाकिनी में एक अपना मंदाकिनी है, जिसको मिल्की वे कहा जाता है। दूध मेंखला मंदाकिनी का ऐसे वो भाग है, और उस मंदाकिनी में बहुत सारे तारे, बिलियनों तारे हैं, और उसी तारे में से एक तारा है सूर्य। और सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड चक्कर लगाते हैं। अब ग्रह की बात करते हैं तो ग्रह 8 हैं, तो 8 ग्रह में एक ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। तो इससे पहले जितना भी ये सिद्धांत होगा ये सभी काल्पनिक होगा। इसमें पृथ्वी के में भी कुछ बहुत सारे काल्पनिक पर ही जाएंगे, यानी काल्पनिक परियोजना ही बहुत सारा चलेगा, थ्योरी ही चलेगा। तो ब्रह्मांड का उत्पत्ति आप देख सकते हैं, आकाश गंगा का निर्माण निहारिका से हुआ, निहारिका तथा धूलकण। धूलकण से हुआ मंदाकिनी, वो भी इसी का भाग है मंदाकिनी। अब तारा की बात करते हैं। मंदाकिनी में बहुत सारे तारा है, उस तारे में एक सूर्य है। तो हमारा जो शुरुआत होगी वो तारे से होगा, कि तारे की उत्पत्ति यानी तारे की निर्माण से लेकर मृत्यु तक। तो हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड में इससे पहले कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि सभी इससे पहले जितना भी तारे से जन्म से पहले, तारा भी ऐसे परिकल्पना के आधार पर है, लेकिन तारे के जन्म से पहले जितना भी सिद्धांत है वो विशेष करके पीटी और मेंस किसी में मदद नहीं करेगा आपको। ये सिर्फ एक सिद्धांत पर चलता है, क्योंकि ये आदमी के बस की बात इतना साल नहीं था, 13.7
अरब वर्ष पहले आदमी के संभव की बात नहीं है, और ये पता कैसे कर पाएगा। तो अभी सिद्धांत के आधार पर चल गया है, और पूर्ण रूपेण से कोई भी एनसीईआरटी भी नहीं लिखती है। इसलिए इससे पहले की घटना को हमको सिर्फ इसी लेकर चलते हैं कि ये आकाशगंगा का समूह हो गया, ब्रह्मांड हो गया, तारों का समूह मंदाकिनी है, और ग्रह क्या करता है कि ये सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाता है। ग्रह के एक मंडल में, यानी पारिवारिक मुखिया में एक सौरमंडल है जिसमें ग्रह है पृथ्वी। तो हम मूल रूप से तारे की उत्पत्ति की बात करेंगे। तो तारे की उत्पत्ति को हम देखते हैं। तो तारों का निर्माण जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलने के बाद हीलियम के निर्माण के द्वारा क्या होता है, तारों का निर्माण हो रहा है। यानी तारों का निर्माण जो है मूल रूप से नीहारिका के द्वारा हुआ है। नीहारिका, अब शब्द बराबर सुनते होंगे। नीहारिका के द्वारा क्या, नीहारिका जो है वो हाइड्रोजन गैस का बादल है। तो हाइड्रोजन गैस का बादल क्या है कि एक जगह सिकुड़ता है। आप ये जानते होंगे फिजिक्स के नियम के अनुसार क्या है कि कोई भी वस्तु का सबसे अच्छा और सही शेप आकार जो है वो गोलाकार होता है। तो नीहारिका क्या होता है कि गोलाकार पिंड में संचित होने लगता है। जैसे ही गोलाकार पिंड में संचित होना शुरू कर देता है तो उसके बीच में क्या होता है कि जब एक जगह आता है तो हाइड्रोजन जितना भी होता है, हाइड्रोजन के अणु मिलना शुरू हो जाते हैं, और हाइड्रोजन के अणु मिलकर क्या करता है कि हीलियम का निर्माण करता है। यहाँ क्या हो रहा है कि दो अणु आपस में मिल रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ, नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। और क्या होता है कि धीरे धीरे कि केंद्र में, अब जैसे ये तारा हो गया, और तारे के केंद्र में क्या होता है कि हीलियम का विकास हो जाता है। यहाँ हीलियम का विकास हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन का विकास हो जाएगा। तो हाइड्रोजन चारों तरफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के मिलने के कारण क्या होता है कि बीच में हीलियम का विकास हो जाता है। जिस समय तारों का विकास होते रहता है, शुरुआती वाले जो तारा होता है उसको आदि तारा कहा जाता है। उसके बाद आदि तारा, और जब क्या होता है कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाना शुरू कर देता है, यानी जैसे ही उससे प्रकाश का उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा वो पूर्ण तारा बन जाएगा। जैसे ही क्या होगा, प्रकाश की उत्पत्ति उससे होगा तो वो पूर्ण तारा बन जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आदि तारा के बाद पूर्ण तारा का निर्माण होता है। पूर्ण तारा में क्या होता है, 3 स्वरूप होता है। तारा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टार। जैसे आज की स्टार की बात कर सकते हैं, बॉलीवुड स्टार की बात करते हैं, तो बॉलीवुड स्टार में बहुत सारे स्टार हैं, सबका अलग अलग उम्र है। जैसे टाइगर श्रॉफ की बात कर लें, उसके पिता जक्की श्रॉफ की बात कर लें, अमिताभ बच्चन की बात कर लें, बहुत सारे स्टार हैं। जैसे टाइगर श्रॉफ की बात है तो वो क्या है, युवा है। उसके बाद दूसरे ऋतिक रोशन की बात कर लें तो ऋतिक रोशन क्या है, प्रौढ़ है ना, प्रौढ़ बीच का है। सलमान खान के बाद प्रौढ़ है। अमिताभ बच्चन बुढ़ापे में आ गए हैं। तो इसके अनुसार भी क्या होता है कि जिस प्रकार बॉलीवुड स्टार युवा से लेकर बूढ़ा हो रहे हैं, उसके बाद जैसे दिलीप कुमार जी मर गए, तो ये क्या है कि ये तारों का विकास का क्रम है। तो विकास का क्रम का जानकारी हम कैसे लेंगे, तो क्या है कि श्वेत या नीला जिसका प्रकाश रहेगा जिस तारे का, वो क्या होगा, वो युवा तारा होगा। और जैसे ही उसका पीला रंग हो जाएगा, पीला रंग क्या होगा, पीला रंग में क्या होगा, प्रौढ़ हो जाता है। पीला रंग मतलब प्रौढ़ हो गया। उसके बाद लाल रंग जब हो जाएगा तो लाल रंग को ही क्या कहा जाता है, बूढ़ा तारा या वृद्ध तारा कह सकते हैं। तो ये कलर के आधार पर क्या किया जाता है, इसका विभाजन किया जाता है। जब लाल रंग हो जाएगा ना, तो लाल रंग होने के बाद वृद्ध तारा हो गया, और वृद्ध तारा को ही कहा जाता है लाल दानव। लाल दानव कह सकते हैं, या इसको रेड जॉइंट कहा जाता है, रेड जॉइंट। इसको लाल दानव भी कहा जाता है और रेड जॉइंट भी कहा जाता है। तो आप प्रकाश के आधार पर क्या होता है कि तारे के
जिंदगी की पता की, यानी तारा का जो है उम्र कितना वर्ष है, ये प्रकाश के आधार पर पता चलता है। जैसे व्यक्ति के फेस के आधार पर आप बता सकते हैं कि वो क्या है, जवान है, प्रौढ़ है या बूढ़ा है, यानी उसके चेहरे का चमक बताएगा। उसी प्रकार उसका चमक ही यहाँ बताता है कि कौन सा तारा क्या है, प्रौढ़ है, युवा है, जब क्या है, ये सभी इसी से पता चलता है। अब क्या होता है कि लाल जो तारा है, यानी लाल रंग का जो तारा बनता है, लाल दानव, तो लाल दानव में भी क्या होता है कि प्रकार में बट जाता है। अब क्या क्या प्रकार होता है, तो प्रकार में क्या, हम इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रकार में इसके बाद का अवस्था बताएंगे। यानी बूढ़ा होने के बाद क्या होगा, मरेगा, जिसको मृत तारा कहा जाता है। तो मृत तारा 3 भागों में बढ़ता है, उसका हम इसको साफ करने के बाद हम करते हैं इसका मृत तारा का वर्णन। तो मृत तारा जो है, इसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा मृत तारा में। मृत तारा मतलब कि लाल दानव क्या होता है कि विस्फोट करके, विस्फोट कैसे होता है कि जब क्या होता है कि ये जो है केंद्र में क्या हुआ, हीलियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई और हीलियम इतना मात्रा में हो जाता है। लाल रंग का होने का कारण क्या है कि हीलियम ज़्यादा मात्रा में हो गया, हाइड्रोजन उसमें बचा नहीं, जलने वाला तत्व तो उसमें नहीं बचा हुआ है, इसलिए क्या होता है कि धीरे धीरे हीलियम की संकेंद्रण क्या होता है कि केंद्र में बढ़ते जाता है, और बढ़ने के कारण क्या होता है कि अचानक उसमें विस्फोट हो जाती है। हीलियम के तत्व बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसमें तारे में विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट को क्या कहा जाता है, विस्फोट को ही कहा जाता है सुपरनोवा विस्फोट। तारे में क्या होता है कि केंद्र में हो गया संकेंद्रण पूरा हो गया हीलियम का, और हीलियम इतना ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, यानी एक ही जगह घनत्व तो बहुत अधिक होने के कारण विस्फोट हो जाता है, जिसको सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि मृत तारा का प्रकार क्या क्या होता है। तो मृत तारा में 3 प्रकार चलता है। एक को कहा जाता है श्वेत वामन, श्वेत वामन कहा जाता है। दूसरे को कहा जाता है न्यूट्रॉन तारा, इसी को कहा जाता है पल्सर। उसके बाद होता है काला वीवर, आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं ब्लैक होल। तो श्वेत वामन जो है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, चंद्रशेखर जी जो हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसका निर्धारण किया गया, जिसको कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, तो होता है कि सूर्य के द्रव्यमान के लगभग क्या होना चाहिए, 1.44 गुना, जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना एक चंद्रशेखर सीमा के बराबर होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक चंद्रशेखर सीमा बराबर सूर्य के द्रव्यमान गुने 1.44। अब इसका निर्धारण कैसे होगा, तो जो क्या होगा, चंद्रशेखर सीमा मान लीजिए यहाँ खींचा गया, तो सूर्य के द्रव्यमान से जितना भी कम द्रव्यमान का होगा, तो वो सभी क्या होगा, सूर्य के द्रव्यमान से कम द्रव्यमान का जितना भी तारा होगा, उसका जो परिवर्तन होगा लाल दानव के बाद, वो श्वेत वामन में बदल जाएगा। उसके बाद उसके बराबर से ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, उससे न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होगा। जब क्या होगा कि सूर्य के द्रव्यमान के तिगुना हो जाएगा जिस तारा का द्रव्यमान, उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, और सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद वो काला वीवर में बदल जाता है, जिसको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल के बारे में आप जानते होंगे कि ब्लैक होल में जाने के बाद दिखाई नहीं पड़ता है, यानी ब्लैक होल अभी तक वैज्ञानिक को नहीं दिखाई पड़ा है। इसका नहीं दिखाई पड़ने के कारण यही है
कि आप फिजिक्स के नियम पढ़ते होंगे कि कोई भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है और वहाँ से परावर्तन होकर हमारे आँखों तक आती है, उसके बाद ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या होता है कि ब्लैक होल में प्रकाश जब पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन होता ही नहीं है, और प्रकाश के परावर्तन नहीं होने के कारण क्या होता है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता है, यानी वो प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। ऐसा माना जाता है कि जो ब्लैक होल है वहाँ बहुत ज़्यादा द्रव्यमान, घनत्व, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और गुरुत्वाकर्षण बल इतना मात्रा में है जो क्या होता है कि इसके बगल से जो तारा, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर ये ब्लैक होल है, ऐसे कोई जगह नहीं है, ना ही कोई देखा ब्लैक होल को, लेकिन एक संभावना बनती है कि जैसे ही इसके बगल से जो तारा जाती है, तो बगल के से तारा जो जाती है तो इसके तारे के ऊपरी भाग जितना भी होगा वो धीरे धीरे जाके एक जगह जाके ख़त्म हो जाता है। जगह जाते यहाँ से उड़ के जा रहा है और कहाँ जाके मिल रहा है ये पता नहीं चला है। कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है, ये अपने आप गायब होने लगता है। तो वैज्ञानिक अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि इसी क्षेत्र में ब्लैक होल है, क्योंकि ब्लैक होल दिखाई पड़ नहीं रहा। कभी कभी क्या करता है कि पूरा कमज़ोर तारा रहता है, इसको पूरा का पूरा तारा को ये अपने में समाहित कर, यानी एक दिन में नहीं समाहित करता, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है कि पूरे तारा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो इसलिए जो है इसको तो स्टार ईटर भी कहा जाता है। स्टार ईटर, स्टार मतलब तारा, ईटर मतलब होगा खाना ना। तो ब्लैक होल को स्टार ईटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ये पूरी की पूरी तारा अपने में समाहित कर लेता है, इसलिए इसको स्टार ईटर यानी तारों को खाने वाला कहा जाता है। तो हमें आशा है कि आप लोग ये सब समझ लिए होंगे, क्योंकि इसमें बराबर कन्फ्यूजन रहता है। अब पल्सर का नाम सुनते होंगे, ये एक दूसरे के द्रव्यमान के आधार पर इसका विभाजन किया। ये सभी मृत तारा है, और मृत तारा से ही श्वेत बामन हो गया, न्यूट्रॉन तारा हो गया, उसके बाद काला विवर यानी ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो अब हम लोग देखते हैं अपने मंदाकिनी की बात करते हैं कि अपना मंदाकिनी कैसा है। अपना सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसको मंदाकिनी कहा जाता है। तो मंदाकिनी का जो आकार है वो कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार आकार है। इसके बीच में जो है यहाँ जो है यहाँ ये ब्लैक होल है। बीच में ब्लैक होल है, इसके 3 भुजाएं हैं और ये घूर्णन करते रहता है। ये जैसे आप दीपावली में जो पटाखा आता है जिसको ऐसे जलाने के बाद क्या होता है, ऐसे ऐसे एकदम चक्कर लगाता है, उसी प्रकार ये चक्कर लगाता है। तो अभी चक्कर लगाना नहीं देखेंगे, हम देखते हैं उसके बीच में क्या होता है, ब्लैक होल होता है। और यहाँ से क्या होता है, तारों का निर्माण होना शुरू होता है। तारे का निर्माण यहाँ होगा, आदि तारा होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो पूर्ण तारा बनेगा, धीरे धीरे युवा तारा बनेगा, यहाँ आते आते क्या होगा, वो प्रौढ़ बन जाएगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते वृद्ध तारा बन जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जाके ब्लैक होल में जाके मिल जाएगा। तो हमारा जो सूर्य है वो प्रौढ़ तारा है और वो दूसरी भुजा में स्थित है। आप यहाँ से आप स्पष्ट नहीं हो पाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा सूर्य दूसरी भुजा में स्थित है। तो हमारे जो मंदाकिनी है उसकी 3 भुजाएं हैं, 3 भुजा में हमारा सूर्य है दूसरी भुजा में स्थित है। उसके बाद तीसरी भुजा यानी सबसे अंतिम में क्या है, ब्लैक होल है। तो अभी हमारा सूर्य का विनाश नहीं होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते इसके चारों यानी ब्लैक होल का चक्कर लगाते रहता है, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ आके मिल जाएगा, यहाँ आके मिल जाएगा। और जिस दिन के ब्लैक होल में जाके मिलेगा सूर्य का भी विनाश हो जाएगा। अभी नहीं होगा, इसके लिए सूर्य का जीवन अभी माना जाता है कि 4.7 अरब वर्ष है। यानी आप समझ सकते हैं आपका कितना ज़िंदगी है और सूर्य का कितना ज़िंदगी है। तो चिंता करने की बात नहीं है, आपका कितना पीढ़ी आ जाएगा तब जाके सूर्य का विनाश होगा। अभी तो 2000 साल में हम इतिहास में परेशान हो जाते हैं। तो 2000 साल में इतना ज़्यादा है, बहुत 1 लाख लगाते हैं, यहाँ अरब की बात हो रहा है, करोड़ नहीं अरब की बात हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा
तो हमारा सूर्य जो है एक प्रौढ़ तारा है, तो प्रौढ़ तारा है और धीरे धीरे क्या होगा कि इसी प्रकार क्या होता है कि तारों का इस प्रकार घूर्णन होता है। और ये जो है ये अपना मंदाकिनी है। कुछ और शब्द में जैसे हो गया, अन्य शब्द में हो गया जैसे नक्षत्र हो गया। नक्षत्र क्या होता है, ये तारों का समूह होता है। दूसरा तारामंडल भी होता है, तारामंडल दोनों अलग अलग हित में लिखा गया है। नक्षत्र की संख्या जो है वो 27 बताई जा रही है और तारामंडल की संख्या 88 बताई जा रही है। अब तारामंडल में देखेंगे सप्तऋषि तारामंडल, और उसमें एक ध्रुव तारा का भी चर्चा होता है। ध्रुव तारा जो है वो इधर उधर आप देखेंगे कि रात में आप जब भी आसमान को कभी देखेंगे तो क्या होता है कि जैसे जैसे सुबह होती जाती है तो तारा इधर से उधर होते रहता है। तो तारा नहीं होता है, असल में पृथ्वी घूमती है, इसके कारण ऐसा होता है। तो ध्रुव तारा जो है हम पृथ्वी पर देखने के बाद भी इसका जो स्थिति है उसमें बदलाव नहीं होता है, इसलिए इसको ध्रुव तारा कहा जाता है। ये सिंगल अलग ही इसका दिखाई पड़ता है। जो सप्तऋषि तारामंडल के कुछ दूर आगे जाने के बाद ये क्या है कि ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है। सप्तऋषि तारामंडल में देखेंगे आप ऐसे करके रहेगा, ऐसे ऐसे बना हुआ है 3। तो ये 7 लगभग केंद्र में केंद्रित करता है। जो आप कभी खुले आसमान में बैठिएगा यानी रात में, और कृष्ण पक्ष होना चाहिए ताकि आराम से देखा जा सके, शुक्ल पक्ष हो, लेकिन क्या होना चाहिए कि चंद्रमा नहीं उगे होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के ओझल में क्या होता है ये तारा सब प्रकाश में ओझल हो जाता है। तो प्रकाश स्पष्ट होगा तब ये सब तारामंडल और ये सभी देख पाएंगे। इसके आगे सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास हम अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।